हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इंग्लिश की सीरीज़ को। इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं एरर बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, ये वीडियो अपना थर्ड वीडियो है और इससे पहले के जो 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहां पर जाकर आप इंग्लिश के वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। बेसिकली हम एरर के जो क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में, उन एरर के क्वेश्चन के थ्रू जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं इंग्लिश के वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की वीडियो जो कि होगी एरर बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस होंगे आपके जो टॉपिक है नाउन का। नाउन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उन रूल्स को हम कवर करेंगे इन क्वेश्चन के थ्रू। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। तो देखिए, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम यानी कि सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ थे और वो क्या हो गया, वो गिल्टी साबित हो गया। तो यहाँ पर एविडेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, एविडेंस, एविडेंस का मतलब आपको पता ही होगा, प्रूफ या सबूत जिसको बोलते हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा नाउन आप कह सकते हैं कि अपने आप में ये प्लूरल है, और इसके लिए अगर आपको इसके साथ कहीं पर भी एस लगा हुआ दिख जाए तो वो क्या होता है, गलत। यानी कि अपने आप में प्लूरल की तरह वर्क करता है, तो इसके साथ में एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर एविडेंस के साथ एविडेंसेस लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए में अपना एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल द एविडेंसेस ना होकर ऑल द एविडेंस होगा। ठीक है, ऑल द एविडेंस वर। तो इसी तरह से कई इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, जैसे एविडेंस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और जैसे सीनरी हो गया, स्पेक्टेकल हो गया। इस तरह के काफ़ी वर्ड हैं जिससे रिलेटेड इंग्लिश में जो इंग्लिश ग्रामर है नाउन से रिलेटेड, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप एक बारी अच्छे से देख कर जाना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं नाउन पर बेस्ड वो ज़्यादातर इन स्पेसिफिक वर्ड्स के ऊपर ही बनते हैं। किसी में एस लगा दिया जाता है, किसी में एस हटा दिया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसमें एरर है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला गया है, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। तो अगेन क्वेश्चन देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप, क्योंकि इस टॉपिक से और पर्टिकुलरली इस वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते आए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, तो जो करेक्ट वर्ड होता है वो होता है फर्नीचर। अगेन ये भी एक इस तरह का वर्ड है जो अपने आप में ही प्लूरल है। ठीक है, इसके साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे शीप होता है, ठीक है, शीप भेड़ जिसका यूज़ जो शीप हो गया या फिर कैटल्स हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिमिलरली यहाँ पर फर्नीचर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, फर्नीचर्स। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया अपना, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि देयर शुड बी नो फर्नीचर इन माई रूम। ठीक है, तो फर्नीचर क्या है, अपने आप में प्लूरल है, तो उसके साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी में इसमें एरर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। तो देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है। जब कभी भी आपको कोई प्रीपोजिशन मिल रहा है, ठीक है, प्रीपोजिशन मिल रहा है और प्रीपोजिशन से पहले और जस्ट बाद में अगर सेम नाउन है, यानी कि यहाँ पर जो नाउन लिखी है वही नाउन यहाँ पर भी लिखी है, तो ये दोनों की दोनों नाउन जो हैं ये आपको सिंगुलर फॉर्म में रखनी होती हैं, ना कि प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो ये दोनों नाउन्स किस फॉर्म में होनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखता हूँ तो यहाँ लिखा है टाउन्स आफ्टर टाउन्स। तो आफ्टर तो दिख गया हमें क्या, प्रीपोजिशन है। ठीक है, आफ्टर क्या है,
प्रीपोजिशन है और आफ्टर से पहले क्या लिखा है, टाउन्स। टाउन्स क्या है, नाउन, और उसके बाद भी सेम नाउन है, टाउन्स। तो मैंने अभी रूल क्या बताया कि प्रीपोजिशन से पहले और जस्ट बाद में अगर सेम नाउन है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी, ना कि प्लूरल फॉर्म में। तो ये टाउन का टाउन्स कर रखा है इन्होंने, प्लूरल फॉर्म बना रखी है। तो हमें क्या करना होगा, इस एस को रिमूव करना है दोनों जगह से। तो अपना एरर कौन से पार्ट में है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ये होगा टाउन आफ्टर टाउन। इसी तरह का एक और एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो कि काफ़ी बुक्स में आपको मिल जाएगा। जैसे ही रेड द बुक पेजेस आफ्टर पेजेस, है ना, पेजेस आफ्टर पेजेस, इस तरह से करके एक एग्जांपल दिया होता है कई सारी बुक में। तो वहाँ पर भी यही वाला रूल लगाया जाता है, ठीक है। ही रेड गीता पेजेस आफ्टर पेजेस। तो इसमें क्या होगा, पेजेस जो है उसका एस हटा दिया जाएगा और पेज आफ्टर पेज करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोला गया है द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। यानी कि जब पुलिस ऑफिसर्स इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए आए तो एंग्री मॉब ने उन पर अटैक कर दिया। तो देखिए मॉब जो है ना, मॉब मॉब का मतलब ही क्या होता है, एक एक उग्र भीड़ आप कह सकते हैं, एक ऐसी भीड़ जो कि हिंसक रूप ले चुकी है, ठीक है। उग्र भीड़ आप कह सकते हैं जो कि हिंसक रूप ले चुकी है। तो जब मॉब का जो मॉब वर्ड है वो ऑलरेडी इस बात को डिनोट कर रहा है कि जो ये भीड़ है वो उग्र हो चुकी है, हिंसक हो चुकी है, तो उसके आगे एंग्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक्सेस एडजेक्टिव आप बोल सकते हो कि मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है वो लगाया गया है। तो एंग्री वर्ड को यहाँ से हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, क्योंकि एंग्री की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। द एंग्री मॉब ना होकर ये क्या हो जाएगा, सिंपल द मॉब, ठीक है, क्योंकि मॉब से वही वाला पूरा मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो द मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट में आपका क्या होगा, एरर होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें बोला गया है शी वियर्स स्पेक्टेकल एंड सो शी वॉज अनेबल टू सी गैंगस्टर दैट अटैक्ड हर लास्ट नाइट। तो देखिए अगेन एक इस तरह का क्वेश्चन आ गया जो कि एक पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नाउन से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एरर के, वो मोस्टली किसी ना किसी वर्ड से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उन वर्ड के आगे या तो एस लगाना होता है या एस हटाना होता है। तो नाउन के मोस्टली क्वेश्चन स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर वो स्पेसिफिक वर्ड कौन सा है, ये दिख रहा है आपको, स्पेक्टेकल, ठीक है। तो एक्चुअली स्पेक्टेकल के दो मतलब होते हैं, ठीक है। स्पेक्टेकल तो खैर एक ही मीनिंग है, लेकिन स्पेक्टेकल्स अगर लगा दिया जाए यानी कि उसके साथ एस भी अगर हम जोड़ दें, ठीक है, ये स्पेक्टेकल है और एक हो जाता है आपका स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स। तो देखिए स्पेक्टेकल तो बेसिकली एक व्यू के लिए यूज़ किया जाता है, व्यू या नज़ारा आप जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। किसी जगह का स्पेक्टेकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत है, तो व्यू के लिए यूज़ किया जाता है स्पेक्टेकल को। जबकि स्पेक्टेकल्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके जो बेसिकली आप गॉगल्स जो चश्मा पहनते हो उसके लिए यूज़ किया जाता है स्पेक्टेकल्स। तो यहाँ जो सेंटेंस था अपना, उसमें जो आपका चश्मे से रिलेटेड यहाँ पर सेंस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने वो पहन रखा है, तो व्यू को तो कोई पहन नहीं सकता है ना। तो उसी तरह से शी वियर्स स्पेक्टेकल लिखा है यहाँ पर, तो स्पेक्टेकल का मतलब तो व्यू के सेंस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर स्पेक्टेकल ना होकर क्या करना होगा, स्पेक्टेकल्स लगाना होगा। तो जो एरर होगा वो अपना किस पार्ट में होगा, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर एरर आ जाएगा, शी वियर्स स्पेक्टेकल्स आएगा, ना कि स्पेक्टेकल, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, द फैंस ब्लेड, द फैंस ब्लेड हैज़ ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट। यानी कि जो पंखे के ब्लेड्स हैं वो टूट चुके हैं और हमें एक नया पंखा खरीदने की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गलती कहाँ पर है ना, आपने पढ़ा होगा अपोस्ट्रोफी एस के बारे में, अपोस्ट्रोफी एस,
ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस, ये कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, एक कॉमा लगाकर और एस लगा देते हैं। तो अपोस्ट्रोफी एस जो होता है, इसका जो यूज़ किया जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स के लिए किया जाता है। ठीक है, जो चीज़ सजीव है, लिविंग वस्तुओं के लिए। ठीक है, जो चीज़ सजीव है, लिविंग है, उसके ही लिए हम ये अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने लगा रखा है फैन के साथ अपोस्ट्रोफी एस, है ना, ये रहा। तो फैन्स ब्लेड, तो फैन तो अपने आप में क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, तो उसके साथ तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर सकते। तो जो एरर है वो किस में है, क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में। अब अगर करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो द फैन्स ब्लेड नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, द ब्लेड्स ऑफ फैन। ठीक है, द ब्लेड्स ऑफ फैन। ठीक है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा जो ए पार्ट वाला है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था आपका द ब्लेड्स ऑफ फैन हैज़ ब्रोकन। ठीक है, या फिर यहाँ पर ये आप ये भी कर सकते थे कि द ब्लेड्स, क्योंकि यहाँ पर हैज़ जो आपको दिख रहा है ना, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर सिंपल आप लिख देंगे द ब्लेड, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर हमने लिखा था ना द ब्लेड्स ऑफ फैन, तो ब्लेड्स नहीं करके यहाँ पर सिंपली एस को हटा दें, क्योंकि भाई आगे अगर हमने देखा ना तो आगे क्या आ रहा है, अपनी सिंगुलर वर्ब आ रही है। अगर हैव होता तो हम ब्लेड से रहने देते, क्योंकि सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, तो सिंपल आप ब्लेड रखिएगा उसको, द ब्लेड ऑफ फैन हैज़ ब्रोकन। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम लिविंग बींग्स के लिए या जो चीज़ सजीव है उसी के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है, आई शैल नॉट गो टू द पार्टी टू नाइट सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट बिफोर आई गिव प्रेजेंटेशन टुमारो। तो देखिए आपने कुछ पढ़ा होगा इस बारे में कि कुछ जो आपके नाउन्स होते हैं वो कुछ अनकाउंटेबल होते हैं और कुछ काउंटेबल होते हैं। सो उसी में यहाँ पर एक लिखा है क्या, वर्क। तो वर्क क्या है, कार्य। कार्य या वर्क जो होता है वो आपको पता होगा कि ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल यानी कि इसको गिना नहीं जा सकता ना गिनती में, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी कि इसको गिना नहीं जाता, गिना नहीं जा सकता गिनती के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो वर्क को इन्होंने वर्क्स किया है ना, क्योंकि जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ ही हम क्या करते हैं, उनको एस लगाकर उनका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ एस लगाकर हम उसको प्लूरल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वर्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इन्होंने क्या किया, वर्क के साथ वर्क्स कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, एक गलत फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो एरर आ जाएगा वो कौन से पार्ट में होगा, पार्ट नंबर बी, ऑप्शन बी में। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से रूल समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी नाउन्स होते हैं, वो आप एक बार अच्छे से एग्ज़ाम से पहले गो थ्रू हो जाइएगा, उसके थ्रू जितने भी जो आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एरर दिया जाता है नाउन से रिलेटेड, वो इस बेस पर भी दे दिया जाता है कि वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लगा देते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है, टू समन्स have been issued by the court but he has not yet appeared before the court। तो देखिए समन्स क्या होता है ना, पहली बात तो यही समझ लेते हैं, समन जो कोर्ट किसी को अपने सामने बुलाने के लिए, हाजिर करने के लिए एक तरह का नोटिस देता है उस पर्टिकुलर इंसान को, तो उसको बोलते हैं समन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है क्या, टू समन्स। तो देखिए ये समन्स को देखकर कई लोग समझने लगते हैं ना, ये जो आखिर में एस लगा है, तो कई लोग समझते हैं कि एस बेसिकली इसको प्लूरल बना रहा है, लेकिन ये जो समन्स है ना, ये अपने आप में सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, सिंगुलर है, बेशक से इसके आखिर में एस लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, बल्कि इसका प्लूरल फॉर्म होता है समन्सेस। ठीक है, मैं लिख कर बता देता हूँ, समन्सेस, तो ये होता है इसका प्लूरल फॉर्म। अब क्योंकि यहाँ पर कितने समन्स बोला गया इन्होंने,
क्वेश्चन में बोला है टू समन्स, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है टू समन्स, क्योंकि टू समन्स टू का यूज़ कर लिया, यानी कि हमें इस पर्टिकुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा। तो समन्स जो है ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा है और प्लूरल फॉर्म क्या होती है, समन्सेस। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा पार्ट ए का वो हो जाएगा, टू समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज़ नॉट येट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में गलती है। और गलती क्या थी, ये जो समन्स लिखा है इस नाउन को आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना था, यानी कि समन्सेस करना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, तो इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। इसमें बोला गया है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। तो देखिए, जब कभी भी आपको इस तरह के वर्ड मिल जाए ना, ये सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं ये लॉ से जो आखिर में एंड होते हैं, तो इनको कभी भी अगर आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो लॉ के साथ आपको एस नहीं लगाना होता है ना, ये गलत फॉर्मेशन हो जाता है। बल्कि जो भी पहले लिखा हुआ है, यानी कि सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो जो सिस्टर, मदर, फादर या ब्रदर है ना, उसके साथ आपको एस लगाना होता है इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर जो सिस्टर इन लॉज लिखा है उसकी जगह क्या हो जाएगा, सिस्टर्स, ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ। तो लॉ सिंपल ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग में लिखा है सिस्टर, मदर, फादर, ब्रदर, उसके साथ आपको सिंपली एस लगाना है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली अपना आंसर, जो ए में आपको पता ही चल चुका होगा यहाँ पर क्या है, एरर है। और एरर क्या था वो मैंने बता दिया, लॉज के साथ एस नहीं आएगा बल्कि सिस्टर के साथ एस आएगा, यानी कि ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। अच्छा, ये हमें पता कैसे चला कि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ही हमें लिखनी है, तो यहाँ पर वर्ब मैंने देखी क्या, आर, तो आर लगा है तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आएगी सिस्टर इन लॉ की। तो सिस्टर इन लॉ की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ से देखकर मैंने बताया, अगर यहाँ इज लिखा होता तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉ सिंपली एज ए ही रह जाता, उसमें सिस्टर के बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। देन क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, इसमें बोला है द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगेन मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है उसको प्लूरल बनाने के लिए कई बार क्या करते हैं, इसके साथ एस लगा देते हैं, जो कि गलत फॉर्मेशन होती है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन को प्लूरल बनाना है तो आपको पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना होता है, ठीक है, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ना कि इंफॉर्मेशन के साथ आपको एस लगाना होता है, तो ये गलत फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो द पुलिस हैव रिसीव्ड, और पुलिस भी यहाँ पर ये भी एक कई बार इसमें आपको एरर दे दिया जाता है कि पुलिस के साथ वो सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लेते हैं, द पुलिस हैज़। तो पुलिस अपने आप में क्या है, एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पर वो एरर नहीं है, लेकिन कई बार इसमें भी वो एरर दे देता है ना, तो आपको ये भी ध्यान में रख कर चलना है। सो द पुलिस हैव रिसीव टू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, तो अपना एरर किस में है, पार्ट बी में अपना एरर है, इन्फॉर्मेशंस गलत लिखा हुआ है, इस एस को हटाना होगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन को प्लूरल कैसे बनाएंगे, पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखकर, ठीक। तो आई होप आपको ये रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इट इज़ ए बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। तो देखिए, ब्लंडर जो है ना, ये अपने आप में जैसे हमने मॉब वाला क्वेश्चन करा था ना, उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है। ब्लंडर अपने आप में ही इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाना, बहुत बड़ी भूल हो जाना, ठीक है। तो बिग मिस्टेक इसका मतलब ही ये है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ी दिक्कत या मिस्टेक हो जाना, इसको बोलते हैं क्या, ब्लंडर।
तो ब्लंडर के साथ में यहाँ पर इन्होंने क्या लगा दिया, बिग लगा दिया। तो इस एडजेक्टिव की कोई ज़रूरत ही नहीं थी जब ब्लंडर खुद अपने आप में वो मीनिंग दे रहा है एक बड़े मिस्टेक की, तो ये हमने फालतू में लगा दिया बिग। यानी कि इसमें जो एरर है वो पार्ट नंबर ए में है, और एरर क्या है, बिग। यानी कि इस बिग को हटाना होगा। सिंपली सेंटेंस होगा, इट इज़ अ ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन मैं दोबारा बोलता हूँ आपको कि जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना नाउन में, उन वर्ड्स को, जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उनको अच्छे से एक बार देख कर जाएं एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। क्योंकि नाउन से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली वर्ड से रिलेटेड ही बनते हैं, ठीक है। एस या एस लगा दिया जाता है, एस हटा दिया जाता है, या कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं जिनके आगे एक्सेसिव में या एक्स्ट्रा में एक एडजेक्टिव लगा दिया जाता है, जबकि उसकी कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। तो देखिए आर्म्स का मतलब होता है, आर्म्स बेसिकली भिक्षा को बोला जाता है ना, भिक्षा बोल लीजिए, या आप सहायता बोल सकते हैं ना, हेल्प, सहायता, हेल्प, कुछ भी बोल सकते हैं आप। सो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। तो आर्म्स एक प्लूरल वर्ड होता है और इसके साथ में क्या लगा है, आर। तो प्लूरल नाउन के साथ आपको दिख रहा है प्लूरल वर्ब, तो ये तो ठीक है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। अब देखिए जब कभी भी आपको द के साथ नाउन लगी हुई दिख जाए ना, जैसे यहाँ पर लिखा है द पुअर्स, ठीक है, तो ये जो होता है ना द के साथ लगा हुआ ये जो नाउन है, तो ये पुअर अपने आप में पूरी जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी की श्रृंखला या श्रेणी को दिखा देता है, ठीक है। तो इसके साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। द पुअर का अपने आप में ही मतलब है सभी गरीब, है ना, तो उसके साथ में एस लगाकर हमेशा क्या देते हैं, ये एरर वाले पार्ट में दे देते हैं, तो इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं थी। द पुअर का सेंस ही ये है कि सभी के सभी गरीब। इसी तरह से द रिच भी आता है, ठीक है, द रिच, द रिच या द पुअर। तो इसमें भी अगर एरर देंगे तो रिचेस कर देंगे, या इसमें जैसे पुअर का पुअर्स कर दिया। तो आपको ध्यान में रखना है द पुअर या द रिच का मतलब ही क्या होता है, सभी के सभी गरीब या सभी के सभी अमीर। उन सभी लोगों की बात आ जाती है जब हम इसके साथ द आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें अपना एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर सी में, ठीक है। तो पार्ट नंबर सी में द पुअर्स ना होकर क्या होना चाहिए था, टू द पुअर, एस को हटाना है यहाँ से, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। अब देखिए ये यहाँ पर क्या बोला गया है कि व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, यानी कि बेडरूम के अंदर मैं जैसे ही गया मैंने देखा एक सांप ग्राउंड के ऊपर क्रॉल कर रहा था, चल रहा था। तो घर के अंदर जो आपकी जगह होती है उसको कभी भी ग्राउंड नहीं बोला जाता। ग्राउंड तो आपकी एक खुली जगह या घर से बाहर का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो घर के अंदर जो सतह है आपकी उसको जनरली फ्लोर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड ना होकर इसकी जगह फ्लोर का यूज़ करना चाहिए था, यानी कि व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर नॉट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो इस ग्राउंड को क्या करना है, रिमूव करना है, और ग्राउंड की जगह क्या आ जाएगा, आपका फ्लोर आ जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, इसमें बोला गया है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चेंटेड मी। तो अगेन यहाँ पर सराउंडिंग जो एक ऐसा वर्ड है, सराउंडिंग का मतलब यहाँ पर उस सेंस में लिया जा रहा है कि आसपास का जो व्यू है और जो जगह है जहाँ पर ये बात की जा रही है, यानी कि द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, उस जगह की आसपास की जो जगह थी वो काफ़ी खूबसूरत थी, है ना। तो ये सराउंडिंग जो है ना, इस सराउंडिंग की जगह आपको सराउंडिंग्स करना होगा, सराउंडिंग्स, ठीक। इसके साथ एस लगाना होगा आपको, सराउंडिंग्स होगा, तब जाकर ये क्या होगा, एक करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो जब कभी भी किसी जगह की बात की जा रही है, ठीक है, उसकी ब्यूटीफुल या उसके बारे में कुछ चीज़ बताई जा रही है, आसपास की चीज़ों के बारे में, तो उसमें सराउंडिंग ना होकर क्या होगा, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब है आसपास का एरिया, आसपास की जगह, ठीक है। तो सराउंडिंग ना होकर ये क्या होना चाहिए था, सराउंडिंग्स, यानी कि पार्ट नंबर बी में इसमें क्या है, एरर है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 15, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड शेली। तो देखिए
यहाँ पर भी अगेन एक पर्टिकुलर वर्ड है ऐसा जिसको गलत सेंस में यूज़ किया गया है। हमेशा पोएट्री का यूज़ किया जाता है, ना कि पोएट्रीज़, यानी कि पोएट्री अपने आप में क्या है, प्लूरल है। इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको IES लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो पोएट्रीज़ ना होकर ये क्या होगा, पोएट्री। तो पार्ट नंबर बी में इसमें एरर है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।